नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्ट पर। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा एरे के बेसिक्स क्वेश्चंस। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 7, जो कि अपन करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो स्टार्ट करें, चलो ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। मतलब क्या इसका, चलो समझते हैं। एक एल्गोरिथम होगी, जैसे मान लो हर एक सिस्टम में अपन कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके पीछे कुछ एल्गोरिथम लिखते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे कुछ एल्गोरिथम लिखते हैं ना अपन सॉल्व करने के लिए। मान लो वो एल्गोरिथम रन करने के लिए कितना टाइम ले रही है एज अ इनपुट लेंथ ऑफ इनपुट। तो वो होती है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो जैसे क्यों ज़रूरत है इसकी, समझते हैं। ठीक है। अपने एग्ज़ाम पोर्टल से चलते हैं, जैसे रिजल्ट पोर्टल, जो जैसे 10-12 बोर्ड्स के रिजल्ट जहाँ से डिक्लेयर होते हैं। मान लो उनको देखना है कि उन्होंने जैसे वेबसाइट के पीछे भी कुछ एल्गोरिथम लिखी हुई होगी। तो उनको देखना है, दो एल्गोरिथम लिखी, चलो उन्होंने ए और बी। तो उनको देखना है ए बी में से इफ़िशिएंट एल्गोरिथम कौन सी है। तो उन्होंने क्या किया, लाइक एल्गोरिथम, उनकी दो एल्गोरिथम लिख दी। जब 100 स्टूडेंट्स ने एक साथ देखा, तब उन्होंने देखा कि यार 100 स्टूडेंट पे ए वाली एल्गोरिथम फास्ट चल रही है। 100 स्टूडेंट्स पे एक ए वाली एल्गोरिथम फास्ट चल रही है, तो उन्होंने सोचा कि ए वाली एल्गोरिथम फास्ट होगी। बट जैसे जैसे इसने इनपुट बढ़ा, जैसे जहाँ पे 100 की जगह 10 स्टूडेंट्स एक साथ देखने लगे, 10 8। तो उन्होंने देखा कि जो बी वाली एल्गोरिथम है ना, वो लार्ज इनपुट पे फास्ट चल रही एज कम्पेयर टू ए। यही होता है एज फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। मतलब अपना जो इनपुट है, मतलब जितने ज़्यादा यूजर्स एक साथ उस एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं, जितनी बार यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वही होती है, इसी को बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स होती है। जैसे डिस्टेंस को अपन मीटर किलोमीटर वगैरह में डिनोट करते हैं, वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिनोट करने के लिए कुछ यूनिट्स होती है, कुछ नोटेशंस होते हैं, जिनको बोलते हैं नोटेशंस बोलते हैं इनको। ठीक है। बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, बिग ओमेगा, थीटा और बिगो, थीटा और ओमेगा। ठीक है। तो बिगो क्या होता है, अपर बाउंड मतलब वर्स्ट केस, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब लाइक ये अपना वर्स्ट केस, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल सकते अपन। जैसे लाइक एक एल्गोरिथम लिखी मैंने, फिर एक फॉर लूप लगाया मैंने एन टाइम्स। तो अपन ने एक एल्गोरिथम ऐसी डिज़ाइन की, वहाँ पे मतलब एक लूप में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 10⁸ टाइम के लिए चल जाएगा। मतलब ये वर्स्ट केस में, मतलब वर्स्ट केस में भी आपका आंसर आपको ला के दे देगा। उसको बोलते हैं बिगो, जो कि जिसको अपन वर्स्ट केस भी बोलते हैं। और ओमेगा होती है अपनी लोअर बाउंड को इसको बेस्ट केस भी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट इतने टाइम के लिए तो इफ़िशिएंटली चलेगा, उसके ऊपर की गारंटी मैं नहीं दे सकता। मतलब इतने टाइम के लिए, मिनिमम इतने टाइम के लिए ये बेस्ट चलेगा, उसके ऊपर का मैं नहीं कह सकता। और जैसे एवरेज होता है, थीटा होता है एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो इन दोनों का वर्स्ट और बेस्ट का जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया अपने नोटेशन। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट के अपन जनरली बिगो यूज़ करते हैं, अपन वर्स्ट केस के लिए लेके चलते हैं। जैसे अपन वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा अपनी एल्गोरिथम अपन कुछ इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं कि वो हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर है, कि मुझे कुछ भी इनपुट ला के देते, जितना भी बड़ा मेरी एल्गोरिथम उसमें रन कर देगी। तो अपन जनरली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में अपन बिग ओ में ही रिप्रेजेंट करते हैं अपनी चीज़ों को। तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा होता है बिग ओ, ये बिग ओ और ब्रैकेट में कुछ एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। अब देखते हैं ये ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ सकता है, एग्जाम्पल्स पे बाद में चलेंगे। अब कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती क्या क्या होती है। जैसे सबसे पहले होती है कॉन्स्टेंट टाइम मतलब क्या है कि तेरी जो एल्गोरिथम है वो इनपुट पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। मतलब तू कितना भी बड़ा इनपुट ले ले, तेरी एल्गोरिथम उतना ही टाइम ले रही है जितना एक छोटे इनपुट पे ले रही है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट टाइम एल्गोरिथम, जो तेरे इनपुट पे डिपेंड करती नहीं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ ब्रैकेट में वन रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट। ठीक है। अब लीनियर टाइम होती है मतलब जो टाइम के साथ, जो अपने इनपुट के साथ इंक्रीज हो रहा है टाइम। लाइक लीनियर इक्वेशन तो देखी होगी, जैसे इसकी बेसिक इक्वेशन है y=mx+c। अब जैसे जैसे अपन x की वैल्यू बढ़ाएंगे, अपनी y की वैल्यू बढ़ रहेगी। इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करने का टाइम होता है टाइम m n+c। n अपना इनपुट है, मतलब जैसे जैसे अपना इनपुट बढ़ेगा
टाइम के लिए बढ़ेगी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ स्टेप्स होता है। इसको ऐसे बोलते हैं, ये अपने इसका ग्राफ लीनियर है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर टाइम। अब क्वाड्रेटिक टाइम क्या होती है? क्वाड्रेटिक टाइम होता है जैसे कि जो अगर अपना लूप मान लो, अगर अपने 10 इनपुट दिया ना, जैसे मान लो अपने 10 इनपुट दिया, तो 10 स्क्वायर टाइम चलेगा, मतलब 100 टाइम्स अपना को एल्गोरिथम रन करेगी। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको पता ही है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये उसका ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ये होती है क्वाड्रेटिक टाइम, मतलब स्क्वायर टाइम चल रही है, मतलब मैंने 10 स्क्वायर अगर इनपुट दिया, मतलब 100 दिया अपने, तो अपनी एल्गोरिथम 10⁻4 टाइम्स चलेगी। सिमिलरली ऐसे एन क्यूब होता है, जो एन क्यूब टाइम चलेगा। फिर अब लॉगरिथमिक क्या होते हैं? लॉगरिथमिक होती, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है अपने, जैसे जो सर्चिंग में यूज़ होती है, जैसे बाइनरी सर्च हो गया, वहाँ पे अपन लॉगरिथमिक टाइम एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तेरा इनपुट कितना भी हो जाए, मतलब तेरा इनपुट अगर 1 मिलियन भी होगा ना, तो तेरी एल्गोरिथम लॉग एन टाइम्स चलेगी, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ कुछ स्टेप से होता है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल्स में दूं, तो मान लो अपन को सबसेट्स निकालना है। मान लो अपन को दे रखा है 1 2 3, 3 इनपुट दे रखे। अब इनके अपन को सबसेट्स निकालना है। सबसेट्स क्या होते हैं? सारे पॉसिबल सेट्स। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूँगा तो एक तो एम्प्टी होगा, एक पूरा होगा, और एक बाकी एक सिंगल 1 2 3, और ये हो गया 1 2, उसके बाकी कॉम्बिनेशन 2 3, सॉरी 1 2 और 3, फिर ये 2 3 और 1, फिर 1 3 और 2, ठीक है। ये टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, मतलब 2⁻n टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स चला, मतलब n की वैल्यू 3 है, तो मेरी एल्गोरिथम 2⁻3 टाइम्स चली, जो कि 8 टाइम्स। मतलब हर एक सेट को निकालने के लिए अपनी एल्गोरिथम को एक बार चलना पड़ेगा, ठीक है। अब तीन तीन इनपुट है, तो उसके लिए कितने सेट्स होंगे? सबसेट होंगे अपने 8 होंगे, तो उसको 8 बार चलना पड़ेगा। यही डिनोट करता है अपना एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन एक्सपोनेंशियल टाइम, लॉगरिथमिक टाइम्स, इनकी अपन फ्यूचर में जब अपन एल्गोरिथम्स करेंगे, बाइनरी सर्च, रिकर्शन वगैरह, तब अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फैक्टोरियल टाइम क्या होता है? एन फैक्टोरियल, जैसे अपन को एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना, तो अपन को पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो सबसे पहले वो 5 के लिए चलाएगा, फिर 4 के लिए चलाएगा, तो ये बार बार चल रहा है ना रिकर्शन अपना। तो ये रिकर्शन वगैरह में यूज होता है अपना फैक्टोरियल टाइम, जो कि एन फैक्टोरियल होता है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे यूज? जैसे सबसे पहले मिलता है बिग ओ, और क्वाड्रेटिक टाइम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एन और स्क्वायर, ये होती है अपनी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइप की इक्वेशन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 3n+4 लिखा हुआ है कुछ, है ना। तो n यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दे रखा है m कांस्टेंट है। तो मतलब ये क्या है? एक तरीके से 3n प्लस कुछ कांस्टेंट, तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। तो लीनियर इक्वेशन मतलब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बिग ऑफ n, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बिग ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ पे 3n+m, यहाँ पे m जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे? बिग ऑफ n प्लस m टाइम्स ये एल्गोरिथम चलेगी, ठीक है। ओवरऑल तो ये बिग ऑफ जो सबसे बड़ा हो, जैसे n अगर की वैल्यू अगर बड़ी हुई, तो ओवरऑल ये अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन m है, तो ये बिग ऑफ n टाइम ही चलेगा, ऐसा अपन मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग ऑफ n, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेना खुद से और ट्राई करना सोल्व करने की। अब अपन पता कैसे लगाए कि अपन ने जो एल्गोरिथम लिखी है वो बेस्ट है या वर्स्ट है? तो अपन को सबसे पहले उसके इनपुट्स पे देखना पड़ेगा कि अपन ने जो एल्गोरिथम लिखी है, अपन को पता है जो भी अपन एल्गोरिथम लिखेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन को निकालना तो आती है, ठीक है, निकाल लेंगे अपन, क्योंकि हर एक की ऑलरेडी डिफाइन है। जैसे अगर मैं एक लूप लगा रहा हूँ, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है, ठीक है। और अगर मैं कुछ लॉग का, जैसे बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है। अपन को पता होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो अपन को पता कैसे चलेगा सही टाइम पे अपन को एल्गोरिथम कौन सी लगानी, ठीक है। अगर अपनी वैल्यू, अगर n की वैल्यू 10⁸ टाइम्स 10⁸ से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? अपनी या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक होगी या 1 होगी, क्योंकि अपन को एक चीज़ पता है कि जो अपना सिस्टम है, सिस्टम जो है ना अपना, 1 सेकेंड में 10⁸ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अपन को ट्राई करना है कि अपना जो एल्गोरिथम है ना, वो 1 सेकेंड के अंदर परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो 10⁸ से बड़ी जितनी भी होगी ना, वो लॉगरिथमिक या कांस्टेंट टाइम में होनी चाहिए, ठीक है।
और मान लो जैसे अपन 10⁸ से कम, अगर कंस्टेंट अपना 10⁸ से कम है, मतलब 0 से 10⁸ के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे अपन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाते हैं। मतलब मैक्सिमम ट्राई करते हैं वहाँ पे एक लूप से ज़्यादा ना लगे, n टाइम्स चलना चाहिए अपने एल्गोरिथम बस। ठीक है, फिर n log n, अगर n की वैल्यू 10⁶ है तो अपन ट्राई करते हैं कि अपनी एल्गोरिथम n log n टाइम्स चले। ठीक है, n log n वाली एल्गोरिथम ही सिलेक्ट करते हैं अपन। अगर 10⁴ है तो अपन n² वाली एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन 2 लूप यहाँ पे चल जाएंगे, 10⁴ में अपन 2 लूप लगाए n तक, फिर 4n तक, तो यहाँ पे 10 ये एल्गोरिथम कम कर देगी, क्योंकि टोटल कितना हुआ 10⁸ टाइम चलेगा। 10⁸ टाइम चलेगा मतलब क्या, अपना 1 सेकंड के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एल्गोरिथम अपनी रन कर देगी। फिर सिमिलरली ऐसे n³ के लिए अपनी लगानी, तो अपन n की वैल्यू 500 से कम होगी तब n³ वाली एल्गोरिथम अपनी एक्सेप्ट होगी। n के लिए लेस देन इक्वल टू 15 है तो 2n, और ये n के लिए लेस देन इक्वल टू 12 है तो फैक्टोरियल वाली अपनी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये जनरली रिकर्शन वगैरह में यूज़ होती है, जो अपन जब रिकर्शन पढ़ेंगे तो आराम से इसको देखेंगे। चलो अपन एक बार प्रोग्राम्स पे चलते हैं। जैसे मान लो अपन ने कल जो प्रोग्राम्स किए थे उन्हीं को देखते हैं। ये अपना प्रोग्राम था, ठीक है, ये अपन ने क्या किया था, मैक्सिमम निकालने का फंक्शन था। अब ये मैक्सिमम निकालने का था, तो मैक्सिमम कैसे निकालते, जब n की वैल्यू 10 थी अपनी, है ना, मान लो 10 इनपुट, एरे की साइज़ 10 है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया था, अपनी n की वैल्यू सबसे पहले 0 पे चेक करेगा, फर्स्ट पे चलेगा। फिर ये लूप जो अपना लूप जो चल रहा है ना, इक्वल टू 0 से n तक ये अंदर चल रहा है, तो i इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहा है कि क्या वो मैक्सिमम है। फिर i इक्वल टू 1 के लिए चल रहा है, 0 के लिए किया इसने, 1 के लिए किया, फिर 2 के लिए करे, तो कब तक करेगा, जब तक i की वैल्यू n तक नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब अपने पूरा एल्गोरिथम कितनी बार चली, n टाइम्स चला ना, ये n टाइम्स चला है पूरा। ठीक है, तो ये होता है क्या, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर टाइम। मान लो मैं यहाँ पे एक और लूप लगा दूँ, i इक्वल टू 0 से मैं 5 तक चला रहा हूँ, फिर 4 j इक्वल टू 0 से 5 तक चला रहा हूँ, ये नेस्टेड लूप्स है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 होगी तो अपना j वाला कितनी बार चलेगा, जब ये लूप तो 0 से 5 तक चलेगा, मतलब 0 1 2 3 4 तक चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो 0 इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 से 4 तक चलना चाहिए। ठीक है, i की वैल्यू 1 पे, जब i की वैल्यू 2 है तो सेम ये 0 से 4 तक चलेगा, फिर 3 पे 0 से 4 तक चलेगा, फिर 4 पे 0 से 4 तक चलेगा, और यहाँ पे 0 पे हुआ, 0 पे भी 0 से 4 तक चलेगा। तो कितना, हर एक इनपुट के लिए, ध्यान से सुनना, i के हर एक इनपुट के लिए ये अपना लूप n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो अपने n i की वैल्यू n तक इनपुट्स के लिए वो n टाइम्स चलेगा, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n²। ये होती है अपनी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने, इसको इस टाइप से अपन निकालते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, यहाँ पे तो अपन ने जैसे n और n का डिस्कस कर ही लिया। अब जब बाइनरी सर्च पढ़ेंगे अपन, तो बाइनरी सर्च की जो लॉगरिथमिक टाइम कैसे आती है वो पूरी डिटेल में देखेंगे। फिर जब सॉर्टिंग वाली एल्गोरिथम देखेंगे तो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, जो n log n जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपने रिकर्शन में अपन उसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझेंगे। तो ये था ओवरऑल पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपन, मतलब अपने प्रोग्राम के टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करते हैं, अपना टाइम प्रोग्राम जो है कितना टाइम लेगा, सिंपल। उसी तरह जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। ठीक है, मतलब सिंपल, जैसा टाइम के लिए था वैसे स्पेस के लिए अपना जो एल्गोरिथम है वो कितनी स्पेस लेगी एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, उसी को बोलते हैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एरे डिक्लेयर कर दिया, इंट एरे, जिसका साइज़ मैंने 100 ले लिया, 100 नहीं छोड़ो, अपने यूज़र से ले लिया n की वैल्यू सी इन मेथड लगा के। ठीक है, यहाँ पे एरे को मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं अपना i की वैल्यू चला रहा हूँ n टाइम्स। ठीक है, 0 से n तक। तो मैं क्या करूँ, मैं हमेशा क्या करूँ, एक एरे में i की वैल्यू इंसर्ट करूँ, जो एरे i पे है मैं i इंसर्ट करवा रहा हूँ। अभी इनिशियल में खाली था, अब यहाँ पे कितना हो गया, i इंसर्ट हो गया हर एक, तो यहाँ पे कितनी स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ेगी अपन को प्रोग्राम के लिए। एक एरे यूज़ किया ना अपन n साइज़ का, तो मतलब अपन एक एरे यूज़ किया n साइज़ का, मतलब मेमोरी में अपन ने जो होंगे n ब्लॉक्स किए होंगे, n ब्लॉक्स यूज़ किए होंगे मेन मेमोरी में, और हर एक ब्लॉक कितने का होगा, क्योंकि इंटीजर है तो हर एक ब्लॉक 4 बाइट का होगा, तो टोटल अपन ने 4 बाइट, एक ब्लॉक 4 बाइट का, और टोटल अपन ने n ऐसे 4 बाइट के ब्लॉक मेमोरी में यूज़ किए। मतलब अपन अपनी मेन मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस कितनी यूज़ कर रहे हैं उसी को डिनोट करते हैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये जैसे एरे का एग्जांपल होगा, ये हो गया। अब ठीक है, ये एग्जांपल्स तो अपन आगे जब जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन एग्जांपल्स देखते जाएंगे, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा। जब अब से अपन क्या करेंगे,
जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी साथ साथ निकालते रहेंगे। ठीक है, ये था अपना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं।